Class 8, this is video number 5 of chapter 2 history from trade to territory. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जिसमें हमने देखा था मीर जाफर जो एक सिराजुद्दौला का एक बहुत ही खास पर्सन था, खास व्यक्ति था, जिसको सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन उसने क्या किया, मीर जाफर ने उसने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को ये बोल दिया कि अगर तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दोगे तो हम सिराजुद्दौला को नवाब की पोजीशन से हटा देंगे और तुम्हें नवाब की पोजीशन दे देंगे बंगाल की। सो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। अब जब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार गया था, उसके बाद क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ उसको मार दिया गया। असैसिनेटेड मतलब एक तरह से उसका मर्डर कर दिया गया, उसको मार दिया। देन मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया बंगाल का। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अगर हम यहाँ पे ये कहे कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थी, वो हमारी टेरिटरी पे राज करना चाहती थी, तो अभी तक हम इस चीज को नहीं कह सकते, बिकॉज उनका जो प्राइम मोटिव या ऑब्जेक्टिव था, उनका सबसे पहला जो वो करना चाहते थे वो ये था कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यानी कि अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को वो बढ़ाना चाहते थे। वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। सो इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो एक्सपेंशन है वो किसकी हेल्प से हो जाता है, सिर्फ लोकल रूलर की हेल्प से ही हमारा अगर ट्रेड में एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है कि इंडिया की टेरिटरीज को हम क्या करें, डायरेक्टली कंट्रोल करें, बिकॉज इनडायरेक्टली वो कंट्रोल ही कर रहे थे। जिन टेरिटरीज में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे वो ट्रेड का, उन जगहों पे क्या था, मीर जाफर जैसे बहुत सारे पपेट्स बैठे हुए थे, कठपुतली टाइप में बैठे हुए थे, और जो नवाब इन एरियाज में, इन टेरिटरीज में बैठे हुए थे, वो सारे के सारे किसका कहा मान रहे थे, कंपनी का, यानी कि ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमारा काम बिना हमारे किसी डायरेक्ट कंट्रोल के हो रहा है तो हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। सो आफ्टर दैट सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. लेकिन थोड़े ही टाइम बाद जो कंपनी थी, यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी तरीके से एक्सपैंड करते रहेंगे ट्रेड को और लोकल रूलर्स को ही हम क्या कह देंगे कि वो अपने एरियाज पे राज करते रहे, तो वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता था, जो पपेट्स हुआ करते थे, जो नवाब हुआ करते थे, उन लोकल रूलर्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो अलग अलग किंगडम्स के अंदर बैठे हुए राज कर रहे होते थे, और वो किसके पपेट हुआ करते थे, कंपनी के। तो यहाँ पे कई बार जो पपेट्स हुआ करते थे वो लोग भी पूरा हेल्प नहीं किया करते थे कंपनी का, जिस तरीके से कंपनी उनसे चाहती थी कि वो नवाब जो है हमारी हेल्प करे। तो ये सारी डिफिकल्टीज कंपनी फेस करने लगी। और कई बार ये भी होता था, कंपनी को अगर इन लोगों से मिलना होता था तो इनको एक बेसिक रिस्पेक्ट उनको दिखानी पड़ती थी, बहुत ही सोबर तरीके से उनसे मिलना पड़ता था। तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम आने लगी कंपनी को। तो कंपनी ने काफी इस चीज के बारे में सोचा। उसके बाद कंपनी ने उसके बाद कि क्यों ना हम खुद ही इन सारी टेरिटरीज पे राज कर ले, तो हमें किसी भी पपेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जितना भी यहाँ पे ट्रेड होगा या जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारे ही लिए होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। What could the company do? अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा था कंपनी ने मीर जाफर को क्या बनाया था, नवाब बनाया था, लेकिन मीर जाफर ने भी थोड़े टाइम बाद क्या किया, उसने कंपनी के साथ एक तरह से बगावत कर दी। कंपनी ने जिस तरीके से उससे काम करने को बोला मीर जाफर को, उसने मना कर दिया। तो कंपनी ने मीर जाफर को हटा के किसको बिठा दिया, मीर कासिम को।
यानी कि अब नया नवाब कौन बन गया? बंगाल का मीर कासिम. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle of fought at Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. अब वापस से क्या हुआ? मीर कासिम जो था उसने भी वही चीज की. मीर कासिम ने मना कर दिया कंपनी की जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उनको मानने से, क्योंकि कंपनी चाहती थी हमें फ्री ट्रेड कराया जाए, हमें कोई टैक्स ना पे करना पड़े. तो ये सारी जो मांगे थी, कंपनी की जो डिमांड थी, वो मीर कासिम ने मना कर दी. तो एक लड़ाई लड़ी गई जो कि बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानी जाती है. और कब लड़ी गई थी ये? 1764 में. इसमें मीर कासिम जो था वो हार गया था और उसके बाद वापस से मीर जाफर जो था वो नवाब बन गया था बंगाल का. लिखा हुआ है मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल. द नवाब हैड टू पे 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with the puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." So यहाँ पे जो 5 लाख रुपीस की बात हो रही है, ये कंपनी को पे करना पड़ता था बंगाल के नवाब के द्वारा. अब ये कंपनी को हम क्यों पे कर रहे हैं 5 लाख रुपए हर महीने? क्योंकि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी. ट्रीटी का मतलब होता है एक समझौता, जो बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में हुई थी. तो उसके हिसाब से, उस ट्रीटी के हिसाब से नवाब जो होगा वो 5 लाख रुपए देगा हर महीने कंपनी को, और उससे ज्यादा भी दे सकता है. और उस कंपनी जो है, वो जो कंपनी है यानी कि जो ब्रिटिशर्स है, वो उस 5 लाख से क्या करेंगे? वो अपने एक्सपेंसेस को, जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं, उन सब चीज़ों की जो डिमांड है वो चीज़ें पूरी करेंगे. और उसके बाद वो चाहते थे, यानी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि और ज़्यादा उनके पास टेरिटरीज हो, यानी कि इंडिया के अंदर और ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हो जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो, ताकि उनके पास और ज़्यादा पैसा आए. तो इसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर की डेथ हो गई 1765 में. तो कंपनी का मूड ही चेंज हो गया, यानी कि अब कंपनी क्या सोचने लगी कि हम पपेट्स के साथ काम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे? जो नवाब है, अब हम नवाब खुद ही बन जाएंगे. ये क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव एक नाम है, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी ब्रिटिशर्स में, जो एक तरह से लीड कर रहा था इस कंपनी को. यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो एक लीडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था. तो उसी ने क्या किया? उसने कहा कि अब हम क्यों ना खुद ही नवाब बन जाए, तो हमें जो नवाब है उनसे बार बार परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So finally in 1765 the Mughal emperor appointed the company as a Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मीर जाफर की डेथ 1765 में हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? जो मुगल एम्परर था उसने क्या किया? दीवाने राइट्स जो थे वो किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए. इसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज थे बंगाल के अंदर, अब कंपनी उसको भी यूज कर सकती है. दीवाने राइट्स होते हैं टैक्स कलेक्शन, यानी कि बंगाल के अंदर जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? कंपनी के द्वारा किया जाएगा. दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India has expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी जो ब्रिटिशर्स फेस किया करते थे. इनका जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी कि इनको जो गुड्स खरीदने पड़ते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो गुड्स खरीदा करते थे, जो कमोडिटीज़ इंडिया में खरीदा करते थे, वो गोल्ड और सिल्वर की हेल्प से खरीदा करते थे. और गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आया करता था? ब्रिटेन से आया करता था. इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से उनको गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था और उसके बाद ही वो इंडिया में आके उन सामान को खरीद पाते थे. दिस वॉज because at this time gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. So यहाँ पे जैसे हमने बात की कि इंडिया से वो गुड्स खरीदा करते थे और ब्रिटिशर्स
ब्रिटेन में जाके उसको बेचा करते थे। तो उसकी जो गुड्स खरीदा करते थे वो किसकी हेल्प से करते थे? गोल्ड और सिल्वर की हेल्प से। तो यहाँ पे जो हम बात करें कि यहाँ एक प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन से सारा का सारा गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आ रहा था, लेकिन ब्रिटेन के पास कोई भी ऐसे गुड्स नहीं थे कि वो इंडिया में लाके बेच पाए। तो इसकी वजह से ब्रिटेन के पास क्या हुआ, जितना भी एक तरह से गोल्ड का रिजर्व था वो एक तरह से खत्म होता चला गया। देन इंटायरली बिल्कुल ही खत्म हो गया। कब? अजम्पशन ऑफ दीवानी, जब दीवाने राइट्स इन लोगों को मिले, कंपनी को। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, दीज रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेस्ट इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। तो अब जो रेवेन्यू इन लोगों को मिलता था बंगाल के अंदर, जो दीवाने राइट्स कंपनी को मिले, उसकी हेल्प से जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, उस टैक्स कलेक्शन की हेल्प से जितना भी खर्चा होता था कंपनी का इंडिया में रहते हुए, वो सारा पूरा हो जाता था। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू बचता था उससे वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल खरीद लिया करते थे। और अपने जो ट्रूप्स है, ट्रूप्स का मतलब होता है आर्मी, आर्मी को मेंटेन कर लिया करते थे। उनकी जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी जहाँ पे वो रहते थे, जो उनके ऑफिसेज हुआ करते थे, तो इन सब चीज़ों का खर्चा उनका कहाँ से निकलता था? जो दीवाने राइट्स मिले थे कंपनी को, किसके द्वारा? मुगल एम्परर के द्वारा। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।